अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम मिस। ये कहाँ है? अच्छा चलो बचाना शुरू हो गया, चलो शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और कोशिश करनी है कि आज ये कंप्लीट कर लें किसी तरह। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, श्योर। आप लोग ज्वाइन करते जाएं, ठीक है। और ओके। बस सही स्टार्ट कर रहे हैं फिर। फिर कर लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम आपका जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये बेसिकली कंप्यूटर एथिक्स है, द किलर रोबोट के ऊपर ये पूरा लेक्चर बना है। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, ये एक फिक्शनल केस स्टडी सॉर्ट ऑफ है। और इसमें थोड़ा सा स्टोरी किस तरह की है कि बेसिकली किस तरह एक रोबोट थोड़ा सा मेल फंक्शन हुआ और उसकी वजह से उसने एक जो वहाँ पे ह्यूमन थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका, बार्ट मैथ्यूज। तो उनकी बेसिकली डेथ हो गई थी एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस रोबोट जिसका नाम जो है उन्होंने इवेंचुअली किलर रोबोट रख दिया था। अच्छा जी। तो अब मैं ये चाहूंगी कि पहले तो आप लोग एलएमएस पे जाएं और ये आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में पढ़ते जाएं। तो हम ये कुछ इस वैसे तो ये क्लास में होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है हमारे पास अब, तो विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग। तो साथ साथ में करते जाते हैं। अच्छा, पहले क्या करना है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि देखिए हमारे पास इस केस स्टडी का नाम क्या है या इस लेक्चर का क्या नाम रखा है हमने, सिलिकॉन वैली प्रोग्रामर इंडाइक्टेड फॉर मैनस्लॉटर। इसमें कहानी कुछ इस तरह थी कि रोबोट इवेंचुअली एक प्रोग्रामर ही था जिसने प्रोग्राम किया था और उसको जो है ना पकड़ लिया था कि आप हैं रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से ये जो इंसान मरे हैं, ये आपकी जो है ना केयरलेसनेस की वजह से मरे। तो इसके ऊपर ये पूरी हमारे पास केस स्टडी है। तो अब हमारे पास स्टोरी कुछ इस तरह की है कि बेसिकली हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं। एक करेक्टर का नाम है जेन मैक मर्डॉक। ये कौन थी? प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी थी फॉर द सिटी ऑफ सिलिकॉन वैली। शी ब्रॉट द मैनस्लॉटर चार्जेस अगेंस्ट रैंडी सैमुअल्स। ये बेसिकली एक लॉयर थी, ठीक है। और ये बेसिकली किसको वो रिप्रेजेंट कर रही थी? ये बार्ट मैथ्यूज को रिप्रेजेंट कर रही थी जो मर गए थे। और ये थी वो बंदी जो बेसिकली जो प्रोग्रामर थे उनका नाम था रैंडी सैमुअल्स। उन्होंने इनको कहा था कि ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रॉबी CX30। ये था रोबोट। रोबोट का नाम ये था रॉबी। तो रॉबी के साथ क्या सीन था? द रोबोट रॉबी नेवर हैड एन अनकाइंड थॉट अबाउट एनीवन येट ही टर्न इनटू अ सैवेज किलर। तो रोबोट के बारे में ये कह रहे हैं कि उसको पता भी नहीं था और उससे ये कत्ल हो गया और उसको इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं रे जॉनसन। रे जॉनसन बेसिकली कौन थे? रोबोटिक्स डिवीजन के चीफ थे। सिलिकॉन टेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम था। ही वॉज ड्रिवन बाय द डिविजन्स नीड फॉर अ सक्सेसफुल रोबोट। ये वो बंदा है जो बस कहते हैं कि इसके लिए बस दुनिया यही थी कि बस कुछ भी हो जाए ये रोबोट सक्सेसफुल होना चाहिए। एंड आई डोंट केयर एनीथिंग एल्स, आई डोंट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। उसके बाद आते हैं रैंडी सैमुअल्स। वो कौन थे? वो प्रोग्रामर थे। और he is the one who basically wrote the program code that caused the Robbie CX30 robot to oscillate wildly, killing the robot operator Bart Matthews। अब बेसिकली इसमें उन्होंने ऑसिलेट का इसलिए यूज किया है कि बेसिकली इस तरह समझ लें कि ये एक रोबोटिक आर्म था। रोबोटिक आर्म इस तरह इमेजिन कर लें, अगर आपने कभी ऑटोमोबाइल्स को बनते हुए देखा हो तो आपने देखा हो कि रोबोट्स जो हैं वो दरवाजे अटैच कर रहे होते हैं और वो पूरा घूम रहे होते हैं, वहां से एक पार्ट उठाएंगे फिर दूसरी पार्ट पे पूरा घुमा के लेकर आएंगे और उसको अटैच करेंगे। तो इसलिए ऑसिलेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो ये रोबोट भी कुछ इसी तरह फंक्शन करता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आती है सिंडी यार्डलैंड। ये कौन साहिबा थी? ये सिलिकॉन टेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉय थी और इनका मेन काम ये था कि वो टेस्टर थी। कोई मुझे बता सकता है ये टेस्टर कौन होता है? मिस टेस्टर जो प्रोग्राम सो टेस्ट करते हैं। हाँ मैं शाबाश। जो फाइनल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या है। हाँ शाबाश। तो ये बिल्कुल इनका काम यही था। और थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में कोई भी जितने भी नंबर ऑफ इंटरफेस ना, आप पेन नहीं मार सकती आपका नाम लिखा आ रहा है।
अच्छा जी, खैर बेसिकली बात यही है कि इनका काम यही था कि इनके पास जो भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कुछ भी प्रोडक्ट आता था, इनका काम ये होता था कि वो उसको थॉरली टेस्ट करती थी। अच्छा, नेक्स्ट कौन आते हैं? बिल पार्क एक साहब हैं जो एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के सिलिकॉन वैली यूनिवर्सिटी में। इनका क्या रोल है वो हम अभी आगे देखेंगे। ही कंफर्म दैट रैंडी सैमुअल्स मिस इंटरप्रेटेड द रोबोट डायनेमिक्स इक्वेशन। और ये वो बंदा है बिल पार्क जिसने ये चीज प्रूव करी दी थी एंड में कि व्हाई रैंडी सैमुअल्स इज अकाउंटेबल फॉर द होल सिनेरियो। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? अब क्योंकि अब मैं ये तो नहीं कह सकती आपको कि आप पढ़ लें फिर 15 मिनट बाद जो है मैं आपसे सवाल करूंगी, तो मैं खुद ही रीडिंग कर रही हूँ और फिर साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है? फिर बीच में कोई क्वेश्चनिंग अगर मुझे आपसे पूछनी हो तो मैं पूछ लूंगी, ठीक है? अब आते हैं कि जेन मैकमर्डॉक, prosecuting attorney of the city of Silicon Valley, announced today the indictment of Randy Samuel on charges of manslaughter. इन्होंने फाइनली जो है वो रैंडी सैमुअल्स को प्रूव कर दिया था कि यही है रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। Samuels was formerly employed as a programmer at Silicon Tektronix Incorporation, one of Silicon Valley's newest entries into the high-tech arena. अच्छा भाई, सैमुअल्स जो थे वो बेसिकली बहुत ही हाई नॉलेजेबल प्रोग्रामर समझे जा रहे थे और उनको जो है एक बहुत ही हाई टेक कंपनी में जॉब मिल गई। The charge involves the death of Bart Matthews, who was killed last May by an assembly line robot. इन पे इल्जाम सैमुअल्स में किस बात का लगा कि एक साहब थे बार्ट मैथ्यूज के नाम के और उनका कत्ल हो गया एक रोबोट की वजह से, मगर somehow सैमुअल्स was responsible for it। क्यों, वो अभी हम आगे देखते हैं। मैथ्यूज कौन थे? मैथ्यूज जो मरे थे वो बेसिकली वर्कड एज अ रोबोट ऑपरेटर एट साइबरनेटिक्स इनकॉर्पोरेशन। अब ये वो बंदे थे जो बेसिकली एक रोबोट ऑपरेटर थे, बार्ट मैथ्यूज, एंड ही वाज द वन दैट गॉट किल्ड और इन सिलिकॉन हाइट्स। खैर ये वो जगह का नाम बता दिया है। ही वाज क्रश्ड टू डेथ व्हेन द रोबोट ही वाज ऑपरेटिंग मेल फंक्शनड एंड स्टार्टेड टू वेव इट्स आर्म वायलेंटली। तो हमने ये देखा कि ये रोबोट जो था ये कुछ मेल फंक्शन हुआ और कुछ पागलों की तरह इसने अपना जो बॉडी थी जो कि खुद एक आर्म था वो बहुत बुरी तरह जो है ये आगे पीछे वाइडली ऑसिलेट करता रहा और उसी में क्या हुआ कि ही इवेंचुअली क्रश्ड मैथ्यूज। द रोबोट आर्म स्ट्रक मैथ्यूज, throwing him against a wall and crushing his skull. Matthews died almost instantly. The case has shocked and angered many in Silicon Valley. तो सब बहुत शॉक्ड हो गए कि ओ माय गॉड, एक रोबोट ने इस तरह बिहेव किया और ये कैसे हो गया और ये हादसा पेश आ गया। According to the indictment, Samuels wrote the particular piece of computer program responsible for the robot malfunction. अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि सैमुअल्स वो बंदा था जिसने कोई पीस ऑफ कोड लिखा था जो कि उस रोबोट के अंदर इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से ये मेल फंक्शन अकर हो गया। अब वो क्या मसला था वो भी अभी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक साहब है मैक मर्डॉक, वो क्या कह रहे हैं? There's a smoking gun, Mac Murdock announced triumphantly at a press conference held in the Hall of Justice. ये जो मैक मर्डॉक थे इन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि जो है हम जो है मतलब ट्रायम्फेंटली का क्या मतलब कि आप जब किसी चीज में कोई जीत आपको फील हो या कोई जीत या कोई चीज आपने कॉन्कर कर ली एंड यू हैप्पी अबाउट इट, तो ये वो चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयर इज अ स्मोकिंग गन। और फिर वो आगे क्या कहते हैं? वी हैव द हैंड रिटन फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द प्रोजेक्ट फिजिस्ट व्हिच सैमुअल्स वाज सपोज्ड टू प्रोग्राम। अब बात क्या हो गई कि हमने ऊपर एक प्रोफेसर साहब का जिक्र देखा था, तो वो अभी इस पिक्चर में आने वाले हैं और यहाँ पे मैक मर्डॉक क्या साहब बता रहे हैं कि बाकी फीमेल ही थी शायद, एक सेकंड में इनका वो हो गया मेरा, हाँ सॉरी, जेन है ये, जेन मैक मर्डॉक। तो जेन जो थी उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और वो ये कहने लगी कि हमारे पास एक हैंड रिटन फॉर्मूला है। मतलब आप इस तरह समझ लें कि एक पीस ऑफ पेपर पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हमें प्रोवाइड किया है प्रोजेक्ट फिजिसिस्ट विच सैमुअल्स वाज सपोज टू प्रोग्राम। उस पीस ऑफ पेपर पे क्या लिखा हुआ था? एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ था जो बेसिकली सैमुअल्स वाज सपोज टू प्रोग्राम, उसको ये चीज प्रोग्राम करनी थी रोबोट के लिए। मगर अब मसला क्या हुआ? बट ही नेग्लिजेंटली मिस इंटरप्रेटेड द फॉर्मूला लीडिंग टू द ग्रूसम डेथ। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि उसने सैमुअल ने जो है वो फॉर्मूला सही से इंटरप्रेट नहीं किया जिसकी वजह से उसने गलत प्रोग्रामिंग कर दी और उसी के नताइज में क्या हुआ, जो हमारे बार्ट साहब थे उनका ही गॉट किल्ड। उसके बाद क्या हुआ? Society must protect itself against programmers who make careless mistakes or else no one will be safe, less of all our families and our children.
अब बात यहाँ क्या है कि ये एक उन्होंने एक चीज इजहार की है कि देखें हम तो नॉर्मल प्रोग्रामर्स, हमें क्या लगता है, ओ अच्छा भाई हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, वाह वाह, हमने जो है वो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, हमने जो है वो टूरिज्म का मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, वी फील लाइक ओ वाह बस प्रोग्रामर्स है। लेकिन आप ये देखें कि आपके कंधों पे कितनी ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोग्रामर, कि एक छोटे से फॉर्मूला की भी गलती से जो है ना कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो फिर आगे वो ये क्या होता है कि द सेंटिनल ऑब्जर्वर हैज ऑब्टेन्ड अ कॉपी ऑफ द हैंड रिटन फॉर्मूला इन क्वेश्चन। वो आगे बता रहे हैं कि हमें वो एविडेंस मिल गया है जिसमें एक्चुअल फॉर्मूला लिखा हुआ है विच वाज सपोज्ड टू गेट कोडेड। मगर फिर क्या हुआ, देयर आर एक्चुअली 3 सिमिलर formulas scrawled on a piece of yellow legal pad paper. Each formula describes the motion of the robot arm in one direction, east, west, north, south and up, down. अब इन्होंने यहाँ क्या बताया कि येलो पैड पेपर का क्या मतलब, बस इतना समझ लें, एक पेपर है जिसपे जो है ना 3 तरह के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मोशन है किस चीज का, आर्म का मोशन, कि जब वो ईस्ट वेस्ट अपना मूवमेंट करेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, जब वो नॉर्थ साउथ की तरफ मूव करेगा अपना मोशन तो तब क्या फॉर्मूला होना चाहिए, जब वो अप डाउन अपना मोशन करेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये एक्चुअल फॉर्मूलाज थे जो उस पेपर पे उनको मिले लिखे हुए हैं। आप लोग ये सो गए? जी जी हाँ मिस। जी मिस। सुन रहे हो? मैं सुन मिस। रहे हैं। मिस यस। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यस मिस इनका the sentinel observer showed the formulas to Bill Park. अब क्या हुआ कि बिल पार्क कौन थे, वो प्रोफेसर थे सिलिकॉन वैली यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने जब वो इक्वेशंस देखी तो उन्होंने ये चीज बिल्कुल वो कर दी कंफर्म कि हाँ ये जो फॉर्मूलाज होते हैं या ये जो इक्वेशंस हैं ये डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म। अब आगे क्या हुआ कि द सेंटिनल ऑब्जर्वर देन शोड पार्क द प्रोग्राम कोड। बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा करेक्टर है जिनका काम सिंपली ये कि वो दिखा रहे हैं एविडेंसेस वगैरह। तो उन्होंने ये दिखाया है मिस्टर पार्क को, उन्होंने वो प्रोग्राम कोड दिखाया, और रिटन बाय द अक्यूज्ड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या दिखाया कि जो हमारे पास सैमुअल्स था उसका जो लिखा हुआ सी प्रोग्रामिंग कोड था वो उस फिजिसिस्ट जो है हमारे मिस्टर पार्क उनको दिखाया, जिन्होंने पहले वो फॉर्मूलाज और इक्वेशन देख ली, जिन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ ये मोशन के फॉर्मूलाज होते हैं। उसको देखने के बाद उन्होंने वो देखा कि सैमुअल्स ने क्या लिखा है अपने कोड में। तो ये देखा कि वी आस्क्ड पार्क हु इज फ्लुएंट इन सी। ये भी देखा गया कि मिस्टर पार्क जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत फ्लुएंट है, और भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, whether the program code was correct for the given robot arm formulas। अब वही बात है कि एक बंदा जिसने सब कुछ कंफर्म कर लिया कि हाँ ये इक्वेशंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उसको अचानक से वो कोड दिखाया जो सैमुअल्स ने लिखा था, और फिर उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है सैमुअल्स ने सही इक्वेशन डाली है या नहीं। तो मिस्टर पार्क का क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, ही एक्सक्लेम्ड, by Jove, it looks like he misinterpreted the white dots in the formulas as y bars, and he made the same mistake for the x's and the z's. He was supposed to use the derivatives, but he took the averages instead. He's guilty as hell if you ask me. इसको आसान कर देते हैं, इस तरह समझ लें इसको कि एक चीज तो वाज़ है कि उसको जहाँ पे डेरिवेटिव लेना था उसने वहां पे सिंपली क्या कर दिया, उन वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया, तो बिल्कुल स्टोरी ही अलग हो गई। तो वो इक्वेशन का जो मेन मकसद था वो उससे हट गया, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई क्या हुआ हमारा रोबोट, क्योंकि उसमें गलत इक्वेशंस डल गई, वो मेल फंक्शन कर गया। मेल फंक्शन का क्या मतलब, ये है कि वो मतलब जो उसको एक्शन करना था उसके बजाय उसने कोई और एक्शन करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से जो है ना ये केस हो गया। The Sentinel observer was unable to contact Samuels for comment. फिर उन्होंने बताया ये जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने सैमुअल्स से रब्ता करने की कोशिश की मगर उनको कोई जवाब नहीं मिला। He is deeply depressed about all this. His live-in girlfriend told us over the phone. उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने बस इतना कमेंट कर दिया कि सैमुअल्स बहुत दुखी है, ये जो भी सिचुएशन अकर हो गई है। But Randy believes he will be acquitted when he gets a chance to tell his side of the story. अब मसला ये है कि उसकी जो भी पार्टनर थी उन्होंने ये चीज बताई कि लेकिन हम रैंडी को इस चीज का पूरा यकीन है प्रोग्रामर को कि जब ये इवेंचुअली उसकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी जाएगी तो इसको इवेंचुअली जो है ना रिहा कर दिया जाएगा, और somehow he will not be accused of the killing whatever happened। तो यहाँ तक ये स्टोरी थी, समझ में आई आपको ये स्टोरी? यहाँ तक यस क्या मिस। लगता है? ठीक है। यस मिस। यस यस मिस मिस।
अच्छा, मिस नाम बहुत वो हो गए थे। कंफ्यूजिंग हो गया। बस इतना याद रखो कि एक हमारे पास कल्प्रिट था जिसका नाम था रैंडी सैम्यूल्स, ठीक है, वो सैम्यूल्स सैम्यूल्स करके उन्होंने लिखा हुआ है कुछ जगहों पे। एक हमारे पास समझ लें वो जज की अटर्नी सॉर्ट ऑफ थी, वो थी जेन, जिसको उन्होंने मैक मर्डॉक करके लिखा हुआ है, सेकंड नेम्स यूज कर रहे हैं। और रोबोट तो खैर रॉबी था। और पार्क वो साहब थे जो प्रोफेसर थे, ठीक है। और जो ये सेंटिनल ऑब्जर्वर है, इसको इस तरह समझ लें कि ये कोई एक्स्ट्रा करेक्टर हैं जो कि बेसिकली इस तरह इंटरव्यूज नहीं होते, जो किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस इनको इस तरह करेक्टर समझ लें कि जो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये हुआ था नहीं हुआ था वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास आगे और भी करेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल है उसमें। एक थी सिंडी जो कि टेस्टर थी, ठीक है, सिंडी को टेस्टर की तरह याद रखें। और एक रे जॉनसन था जिसको इस तरह इमेजिन कर लें कि एक पैसों का भूखा बॉस, ठीक है, वो है रे जॉनसन। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या रोल रहा। पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि कहानी तो समझ में आ गई ना, कि एक प्रोग्रामर था, उसने थोड़ी सी नेग्लिजेंस का वो काम दिखाया कि उसके पास लिखे हुए सेफ फॉर्मूला होने के बावजूद भी उसने जो है केयरलेसनेस की। और उसने क्या किया कि प्रोग्रामिंग का कोड गलत लिखा, जिसकी वजह से इन रिटर्न क्या हुआ कि जो रोबोट था वो इवेंचुअली मेल फंक्शन हुआ और एक साहब की डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये मेन इसकी कहानी थी। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी इश्यूज क्या हैं पॉइंटेड आउट इन द केस स्टडी। देखिए, अच्छा, अब बात ये है कि असल में आप लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ एक ऊपर वाले लेवल पे देखेंगे, हम ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिस हाँ बोले। मिस जिनकी डेथ हुई है उनकी डेथ का क्या मतलब, वो क्यों डेथ क्यों हुई है? उनकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि देखो, इस तरह इमेजिन करो कि एक प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने एक कोड लिखा। कोड किस चीज का लिखा? एक रोबोटिक आर्म का। रोबोटिक आर्म समझती हैं आप? कि जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में आर्म नहीं लगे होते, जो भारी भारी चीजें उठाते हैं और चीजों को प्लेस करते हैं कहीं और, आम इंसान को जरूरत पड़ती है ऐसे रोबोटिक आर्म्स की। रोबोट समझती हैं आप? यस ठीक यस है, यस मिस। तो हुआ क्या कि बेसिकली ये जो प्रोग्रामर साहब थे ना, इन अब देखिए जो भी मशीनें होती है ना, हर मशीन के अंदर कोड डलता है जिसको एम्बेडिंग के जरिए जो है एम्बेड किया जाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक प्रोग्रामर था, उसने जो है ना कोड लिखा। कोड लिखने के बाद जो है वो रोबोट जो है वो तैयार हो गया। अब वो रोबोट जब जब वो अपना काम कर रहा था, तो वहां पे एक मैथ्यू साहब थे। अब मसला क्या हुआ कि रोबोट का सिंपल काम इस तरह इमेजिन कर लें जैसे एक प्रोडक्ट, एक भारी से जो सामान है उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, ठीक है। मगर अब इस तरह कुछ हुआ कि उस सामान के बजाय उसने क्या किया कि वो थोड़ा सा मेल फंक्शन हो गया। मेल फंक्शन क्या मतलब है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कि अजीब तरीके से जो है ना बिहेव करना शुरू हो गया रोबोटिक आर्म। तो उसने क्या किया कि इस दौरान उसने जो है, जो मिस्टर बार्ट एक साहब वहां थे, ऑपरेटर थे वो, उनको उसने पुश किया और वो दीवार, क्योंकि इतनी फोर्स से उनको धक्का पड़ा उस रोबोटिक आर्म से कि वो दीवार से जाके टकरा गए। और उनका सर जो है ना, उसका स्कल टूट गया, मतलब वो वहीं उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। समझ में आया? यस मिस। यस कौन मिस। ईमान थी, लाइबा थी, कौन है? मिस लाइबा। मिस को लाइबा मैं भी। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, लाइबा डेथ बेटा। किसकी हुई थी? बार्ट मैथ्यू की डेथ हुई थी, बार्ट मैथ्यूज की। थैंक यू मिस। ठीक है, समझ में आ गया लाइबा बेटा? यस मिस। ठीक है, तो इस तरह उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं कि प्राइमरी इश्यूज क्या हैं इस केस स्टडी में। इन्होंने ये बताया, द इश्यूज केयरफुली पॉइंटेड आउट द केस ऑफ द किलर रोबोट आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। अब मसला क्या है कि अब पहली चीज उन्होंने बोली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। Was the solution proposed the correct one for the customer or user? Did the system specified actually able to produce that solution? अच्छा, अब देखें, मैं आपको ना इनकी हेडिंग्स पहले समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसकी स्टोरी समझ में आए जिस तरह ये लिखा गया है। बात यहाँ ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन क्या चीज होती है। अब तुम सपोज करो कि बिल्कुल फ्रेश मैं आई तुम्हारे पास, मैं एक क्लाइंट हूँ और तुम लोग हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मैंने तुमसे बोला, भाई मुझे ना आप एक एप्लीकेशन बना दें जिसका काम ये हो कि वो लेट्स से कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, ठीक है, ये एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। मैं आपके पास आई, मैंने आपको बोला, अब आपका क्या काम होगा सबसे पहले कि आपका, अब देखिए क्लाइंट जो है ना हर तरह के होते हैं। कुछ क्लाइंट्स जो है वो बहुत दे नो व्हाट दे वांट टू बिल्ड, तो वो धड़ाधड़ आपको बताएंगे कि उसमें ये चीज होनी चाहिए, उसमें ये चीज होनी चाहिए, मुझे एप्लीकेशन में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। और कुछ ऐसे होते हैं दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो फिर अब होता क्या है, पहला स्टेप ही यही होता है, चाहे आप जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं,
कि आपको रिक्वायरमेंट्स जो है ना जमा करनी होती हैं, गैदर करनी होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है। ये पहला स्टेप होता है, बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल स्टेप, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का नाम कहते हैं वैसे इसको, जिसमें काम यही होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कि यार हमें इस प्रोडक्ट के अंदर चीजें क्या डालनी है। वो पहला स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप ये आता है कि जब आपको लगता है कि हाँ यार हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं, अब हमें क्या करना है, इसको डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह समझ लें कि आप ना एक तरह का प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है, इट्स नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट बट व्हाट इज इट, इट्स बेसिकली अ खोखा। उर्दू में खोखा लफ्ज समझते हैं आप लोग, कि मतलब बाहर से चीज तो है लेकिन स्ट्रक्चर। अंदर बिल्कुल एम्प्टी है। समझ रहे हैं आप, कि बेसिकली इस तरह है जैसे मुझे आउटर लेयर में तो नजर आ रहा है कि बटन्स भी हैं सब कुछ है, लेकिन बैक पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं हुई हुई, उसको वैसे हम एक कुछ नहीं डमी किए। प्रोजेक्ट था। हाँ, डमी प्रोजेक्ट, बिल्कुल। वो एक, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की बहुत फवायद हैं, उससे ना एक क्लैरिटी हो जाती है, पता चल जाता है, क्लाइंट को भी समझ में आ जाता है कि यार ये प्रोडक्ट जो बनने वाला है ये असल में लगेगा कैसे, और ये किस तरह चीजें जो है ऑपरेट होंगी। तो उसमें आपके पास डिजाइनिंग की कहानी आ रही है। जब प्रोटोटाइप इवेंचुअली अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट, जिसमें आप फाइनली यू स्टार्ट व्हाट, योर कोडिंग। फिर जब आपने कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका इवेंचुअली मंथ्स लगते हैं और फिर आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने में भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है पूरा एक फेज टेस्टिंग का, कि आप क्या करते हैं, आपके जितने भी फेजेस थे, जितने भी आपके इंटरफेसेस हो गए आपके प्रोडक्ट में, जितने भी फंक्शंस आपने डाले हैं, बटन्स डाले हैं, विजेट्स डाले हैं, एपीआईज डाले हैं, व्हाटएवर, वो सब थॉरली क्या होती हैं, चेक होती हैं। उनमें भी आपके पास पूरी कहानी आती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग, लाइक न्यूमरस टेस्टिंग। जब वो हो जाता है ना, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद इवेंचुअली आप उसको प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं, मार्केट में करते हैं, या अपने क्लाइंट को इवेंचुअली डिप्लॉय कर देते हैं कि भाई आपका बन गया फाइनली। ये बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ना इसकी इंटेंसिटी समझाना चाहती हूँ कि ये इतना आसान चीज नहीं होती कि आपने बस एक प्रोडक्ट बनाया 2 हफ्ते में बन जाएगा और पकड़ा दिया। इसके डिफरेंट फेजेस बनाने का मकसद ही यही होता है कि ये जो भी हमें एक हादसा नजर आया ना होते हुए, उसमें ना इन चीजों की कमी नजर आ रही है। एक मेजर चीज किसकी कमी नजर आ रही है, कि यार चलो रैंडी सैमुअल्स ने तो की गलत टेस्टिंग की। कोडिंग। हाँ जी बोले। टेस्टिंग की। टेस्टिंग नहीं की थी हाँ, उन्होंने। टेस्टिंग की गड़बड़ नजर जैसे आ रही है उन्होंने ना। टेस्टिंग नहीं की थी। और फिर आप ये सोचते कि यार हमारे पास इतने सारे फेजेस हैं, क्या कोई भी ऐसा फेज नहीं था जिसमें ये चीज आइडेंटिफाई हो सके यार कि इसने तो कोडिंग ही गलत लिखी हुई है। आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट में डिप्लॉय कैसे कर दिया जब तक कि उसकी टेस्टिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे इस चीज के एक बहुत मेजर हमें एक गैप नजर आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, तो अब इसमें जो उन्होंने ये पॉइंट्स बताए हुए हैं कि एक ब्रॉड कैटेगरीज में क्या है कि रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के ये जितने भी सवाल लिखे हुए ना, ये सिर्फ इसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं कि क्या ये नहीं हुआ था, क्या सोल्यूशंस नहीं दिए गए थे। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन में क्या है, वाज द सोल्यूशन प्रपोज द करेक्ट वन फॉर द कस्टमर और यूजर, did the system specified actually able to produce that solution, was the design method employed appropriate for the specified system। ये बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि यार ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, फेजेस हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है कि यार ये सब चीजों से तो हम गुजार रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये रोबोट इन सारे सवालों से गुजरा है, कि यार क्या क्या जो प्रोडक्ट है क्या वाकई वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो हमें ये एक चीज तो बेसिक साफ नजर आ रही है कि कुछ, कि मतलब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये या तो बहुत रश तरीके से बनाया गया है, और इसमें टेस्टिंग तो नजर ही नहीं आ रही। अब इसमें उन्होंने फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है एथिक्स एंड कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब ये कि हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल, डिड एवरीबडी हु आर कंसर्न्ड एक्ट विद द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा न्यूज वगैरह में जब बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं, जब लोग मर जाते हैं या कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, तो वही पूछते हैं कि कैजुअलिटीज कितनी थी, तो बताएं जी 6 कैजुअलिटीज हो गई, 6 मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चंस आप इसी तरह समझें कि ये हादसा हो गया, और उसके बाद लोग ये सोचें कि यार ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनके थ्रू हम जरा देखें कि ये रोबोट को बनाते वक्त ये सारी चीजें कंसिडर की गई थी नहीं की गई थी। एथिक्स और कल्पेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंपली ये कि जब हादसा हो गया तो ये देखा गया कि कितने लोग जो हैं इससे कनेक्टेड थे। उनको क्या कहते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो जो भी बंदा उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो उनका क्या रोल रहा, कि मतलब एक बंदा गलत सलत कोड बना के निकल गया,
और रोबोट ने मेल फंक्शन करके जान ले ली, तो बाकी सब क्या कर रहे थे, बाकियों का क्या मोटिव्स था? तो अब हम इन सवालों के जवाब को देखने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोड ऑफ एथिक्स के कोड्स, जिसके बिना पे हम इसी चीज को इवेलुएट करेंगे। किस तरह? जैसे हाँ देखिए, अभी आपको क्या चीज अपने जहन में रखनी है, जो पूरी स्टोरी हुई है, ठीक है। और हमें एक चीज हमने क्या आइडेंटिफाई कर ली कि हमें एक टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है, कि हमें ये पता है कि जब कोई प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है उससे पहले उसके कितने डिफरेंट फेजेस हैं, एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट से लेके, डिजाइनिंग से लेके, डेवलपमेंट से लेके, टेस्टिंग से लेके, ये सारे कहाँ हैं, लाइक ये सब हुए नहीं हुए, रोबोट के साथ क्या सीन हुआ। एक चीज तो मेजर हमें अंदाजा हो गई कि देयर समथिंग रॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल रहा इन डिप्लॉइंग दिस, और क्या कोई फॉल प्ले हुआ है क्या नहीं। तो अब वो हम देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स के नजरिए से। अब हमारे पास पहला कोड ऑफ एथिक क्या कहता है, वो है पब्लिक के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका फर्ज ये है कि आप कुछ भी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आपको एक चीज का तो हमेशा ख्याल रखना है कि देखिए, हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं बताएं? अपने क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए, यस कस्टमर्स के क्लाइंट्स के लिए। लिए, बिल्कुल। तो हमारा फर्ज क्या है कि हम इवेंचुअली ये प्रोडक्ट जब जाएगा मार्केट में तो इससे किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। जो भी यूजर्स हो उनको हर तरीके से ये एफिशिएंट लगे और उनको बस फायदा हो हमारे प्रोडक्ट से। तो हमें हर हाल में ना, हमें सिर्फ एंड यूजर्स का सोचना है, पब्लिक का सोचना है। तो अब इस कोड ऑफ एथिक को देखते हुए सिनेरियो को गौर करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, फाउल प्ले। It appears that Ray is more concerned with his job as head of robotics division rather than the lives who are at stake in the operation of Robbie CX-30। अब रे कौन थे? रे वो हेड थे, जो बॉस थे, जो बेसिकली मैंने बोला ना कि एक मनी हंग्री सॉर्ट ऑफ बॉस था। और उसके लिए क्या जरूरी था कि बस किसी तरह ये रोबोट जो है ना ये डिप्लॉय हो जाए, और जो है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो है कोई किसी की जान जाए ना जाए। लेकिन उसमें एक एलिमेंट इस बंदे में ये था कि वो हर चीज जल्दी जल्दी चाह रहा था कि बस जल्दी से ये डिप्लॉय हो जाए। Ray placed a price on life which is nothing compared to the profits on the robot's project. It is wrong to place a value in a human being as part of a cost benefit analysis as life is completely priceless। अब मसला ये था कि यहाँ पे रे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात कर रहे हैं कि रे जो था ना वो ज्यादा किस में इंटरेस्टेड था कि रेवेन्यू मिले, प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो गया तो बस हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उसको इस चीज के बिल्कुल भी कोई वो नहीं था कि भाई सही से एक रोबोट का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको सही से फेजेस से तो गुजारो कि खुदा ना खास्ता कोई वर्स्ट केस सिनेरियो ना हो जाए। मगर उसके लिए ये कुछ मैटर नहीं था, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी कि जल्द अज जल्द जो है मार्केट में रिलीज हो जाए और जो है ना बस मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए। और उसने इस चीज को ही, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से या इसकी ग्रीड की वजह से क्या हुआ, एक ह्यूमन लाइफ चली गई। अच्छा, अब सेकंड प्रिंसिपल में हमें क्या कहते हैं, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर software engineer shall act in a manner that is the best interest of their client and employer consistent with the public interest। अब बात यहाँ क्या है, यहाँ पे भी वही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि आप कुछ भी बनाते हैं, कोई भी इंटरेस्ट किसी क्लाइंट के लिए कुछ भी बनाते हैं, लेकिन एंड में आपको क्या चीज ख्याल रखनी है, ह्यूमन लाइफ, पब्लिक इंटरेस्ट, एंड यूजर्स, कस्टमर्स, इन सब का ख्याल रखना है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लॉन्च कर दें जिससे इवेंचुअली जो है ना बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस वो समवन एल्स में एंड अप लूजिंग देयर लाइव्स। अब यहाँ पे क्या है, an important lesson in this case study tells us to open to the realization about the complications of the task of building real world software and to be able to see and apply the code of ethics and software engineering intertwined in that complexity of ethical issues। कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं कोशिश करें कि एथिक्स का ख्याल रखें उसको बनाते वक्त, और the ethically appropriate manner which Ray Johnson failed to exemplify is to inform the customer of the progress whatever it may be। अच्छा, अब देखिए इसमें एक पॉइंट बताया हुआ है, देखिए एक कॉन्सेप्ट ये आता है हमारे पास एजाइल का। एजाइल का आइडिया है किसी को, क्या चीज है ये? एजाइल पता है क्या है? खैर चलो मैं बता देती नो हूँ। मिस। एजाइल एजाइल देखिए अभी मैंने बताया ना कि सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उन सबसे उसको गुजारना पड़ता है। तो अब एजाइल भी एक तरह का प्रोसेस मॉडल है कि कोई भी चीज डेवलप करते हैं ना तो उसको बनाने के लिए उसने फेजेस बताए हुए हैं। तो एजाइल हमें क्या कहता है, उसका एक लॉ ये होता है कि तुम जो कुछ भी बना रहे हो ना, चाहे जिस भी पॉइंट पे हो, सब समझ लें आपने जो है वो 10 रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की थी, उनमें से 2 रिक्वायरमेंट्स बन गई,
और अभी और बाकी हैं। तो आप जिसके लिए बना रहे हैं ना, आप उनको लूप में रखें और क्लाइंट को दिखाते जाएं साथ साथ में कि देखें हमने अब तक इतना बना लिया सर, ये हमारी प्रोग्रेस है और अभी इतने और रह गए। लाइक कीप हिम इन द लूप एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद हिम कॉन्स्टेंटली। अच्छा, मेरे ख्याल में से ये शायद 10 मिनट ही रह गए, तो अगर ये डिस्कनेक्ट भी होते हैं और हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम दोबारा रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है? अभी चलें, जो चल रहा है चलने दें, ठीक है? इसी तरह थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं। Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अच्छे से अच्छा काम करना है, अच्छे अच्छे से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। देखिए, स्टैंडर्ड्स कुड बी एनीथिंग। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ जल्दी से। आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है? वेबसाइट के अंदर आपके पास जो इमेजेस डलती हैं उसके साथ हमारे पास W3 कंसोर्टियम के कुछ स्टैंडर्ड्स होता है। W3 कंसोर्टियम क्या है कि बेसिकली जब तुम कोई भी वेबसाइट बनाओ तो उसमें जैसे अगर आप कोई भी पिक्चर डालते हैं ना, तो उसके साथ कैप्शन भी डालो। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कैप्शन डालने का क्या फायदा हो सकता है हमें? एक कैप्शन तो चलो पता है कि वो पढ़ के पता चल रहा है तस्वीर किस चीज की, लेकिन इसका एक और क्या फायदा हो सकता है? बस वो जब पिक्चर लोड नहीं होती ना आपकी, तो वो उसकी जगह वो हाँ, शाबाश। ये कौन है? दाऊद। दाऊद, शाबाश दाऊद। समझ में आ रही है? मतलब ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, ये अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं कि आप कोई भी चीज बनाते हैं तो अच्छे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डालें, ताकि जो है ना एंड यूजर को इवेंचुअली आसानी हो आपके प्रोडक्ट के साथ, उसको अच्छा लगे कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, ये देखो लोड नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इस पोजीशन पे कोई ऐसी पिक्चर है जो कि इस चीज के ऊपर है, कोई रैबिट हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रे जॉनसन्स ऑथराइजेशन ऑफ द फॉल्टी टेस्ट रन्स इन द होप्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम and by forcing the employee to unknowingly falsify reports and ultimately threatening job loss is the real cause of this tragedy. He made clear misrepresentation to the customer, stating that the product works fine, knowing full well that the appropriate test had not been performed. अब इससे हमें पता चलता है कि ये कितना ग्रीडी आदमी था और उसने जबरदस्ती फॉल्टी टेस्ट रिपोर्ट्स बनवाई। अच्छा देखें, टेस्टिंग के बारे में शायद आपको बताया था कि हर सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, और वो जो जो टेस्ट करते हैं ना उसके साथ साथ रिपोर्टिंग भी करते जाते हैं कि भाई ये हमने टेस्ट किया, इसमें ये चीज फॉल्टी थी, तो दोबारा गो बैक टू द डेवलपमेंट फेज और वगैरह वगैरह। तो हमने यहाँ देखा कि उस बंदे ने उन्हीं जो टेस्ट की प्रॉपर रिपोर्ट्स होती है उनको कहा कि फॉल्सिफाई करो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी जो है बस दिखा दो कि हाँ बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहा, हमने सारे टेस्ट कर लिए इसके मोशन वगैरह के रोबोट के, एंड एवरीथिंग्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और लोगों को जो है वो धमकियां भी दी उसने कि जल्दी जल्दी काम करो और अगर काम अच्छा नहीं करोगे तो यू इवेंचुअली एंड अप लूजिंग योर जॉब। तो ये उसकी हरकतें थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं थी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस ट्रेजेडी हैपेंड। प्रिंसिपल 4 हमें क्या कहता है? जजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर shall maintain integrity and independence in their professional judgment. अब इसमें क्या चीज है? इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि ऑनेस्टली काम करना है, ठीक है? इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं जो है वो ऑटोनॉमी से भी इसका हमारा लिंक बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रैंडी वॉज वेरी इनकम्पिटेंट एंड स्टर्बन इन द कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग रॉबी CX30 in the course of programming Robbie. It is further emphasized about how he only cared for the how aspect of the programming but not the what and why aspect, which are very important factors in software development. अब देखें, व्हाट और वाई किस चीज की तरफ अपॉइंट कर रहा है? टेस्टिंग की तरफ, कि जो है ये किस तरह काम कर रहा है, ये इस तरह का अगर वो प्रॉपर टेस्टिंग होने देता ना, तो उसके बाद यही सवाल है कि पहली बात तो ये कि व्हाट आर द मोशंस ऑफ दिस रोबोट, फिर उसके बाद वाई किस तरह होता है, अगर वो देखता क्या है तो सही फंक्शन नहीं कर रहा तो कहता व्हाई इज इट बिहेविंग लाइक दिस इवन दो इट वाज सपोज टू बिहेव लाइक दिस। तो इन सवालों के तो जवाब मिल ही नहीं सके क्योंकि उसने प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं होने दी, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक अच्छा बॉस नहीं था और अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल 5, मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पे वही बात करें कि मैनेजमेंट वगैरह ये सारे जितने भी लीडर्स या जितने भी लोग जो है वो ऑथराइजेशन की तरफ है, उनका काम यही है कि वो देखें कि सब कुछ स्मूथली जाए, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सारे फेजेस से गुजरे प्रॉपरली और जो है ना फिर रिपोर्टिंग करे। I believe that Cindy Yardley would not have allowed Robbie CX30 out and running without passing the software test. कहीं ना कहीं इस बात का वो कह रहे हैं कि सिंडी जो है ना वो वाकई एक अच्छी एम्प्लॉय थी, लेकिन मसला क्या था कि अगर वो सही से अपने काम करती तो शायद वो कभी भी ऐसे टेस्ट के बगैर जाने देती रॉबी को।
It appears that she was in a way blackmailed, in the sense that she had to go against her moral values as a condition for her job and her co-workers. The weight of guilt was placed on Cindy's shoulders instead. More importantly, it seems that the management of Silicon used Randy as a scapegoat for the casualty. Randy's incompetence in writing the program was already perfect evidence in for himself. There was even no management intervention which made Randy misinterpret the formulas. अब बात यहाँ ये है कि देखें, ये थोड़ा समझने का है कि सिंडी, पहली बात तो ये सिंडी के बारे में क्या कहा कि वो मोरली अच्छी थी, अगर मतलब उसको फोर्स वगैरह ना किया जाता, और वो शायद कभी भी टेस्ट किए बगैर चीजें नहीं आगे पास होने देती। लेकिन अब हुआ क्या कि उसको ब्लैकमेल किया गया, उसको धमकियां दी गई, उसको जो है ना इस तरह फील करवाया गया कि देखो तुम्हारी वजह से इतने 40-50 हज़ार लोग जो हैं वो उनकी जॉब चली जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो उस बेचारी ने क्या किया, अपनी मोरल वैल्यूज को साइड पे रखा, और उसने इवेंचुअली हो जो है वो टेस्ट वाली जो भी रिपोर्ट्स थी उनको जो है पास होने दिया कि हाँ ये टेस्ट बहुत अच्छे हो गए, रोबोट के बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज भी उन्होंने हाईलाइट की है कि रैंडी को ना कहीं एज अ स्केप गोट यूज किया गया। स्केप गोट का क्या मतलब होता है बताएं? बलि का बकरा। मैम अगर बचना हो तो आप हैं? किसी को ब्लेम हाँ, करने के लिए मिलते हैं। कौन सा उसको बकरा मिस? बलि का इस बकरा। मतलब उसके 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 कंधे पे बंदूक चला हाँ, दी कंधे मतलब। कंधे पे बंदूक चलाई, बिल्कुल। कि मतलब रियल हमें कौन नजर आ रहा है इज द विलन? सैम्यूल्स। रैंडी। नहीं नहीं, कौन था हमारा वो बॉस का क्या नाम मैम था जो हमारे? बॉस हाँ, रहते रैंडी बॉस बॉस मिस रैंडी। उनका रैंडी बॉस बंदूक इज द चलाने बॉस का है मैं ना। ना। मैनेजमेंट सिलिकॉन यूज रैंडी एज अ स्केपगोट फॉर द कैजुअल। नहीं नहीं, रुक जाओ, हमारे बॉस का क्या नाम था? बॉस का हमारा नाम था मिस। बॉस का रैंडी नाम था सैमुअल नहीं रे था था, मिस। रे 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 जॉनसन। रे रे था, रे था नाम जॉनसन। बॉस का। रे सॉरी हाँ, रे। तो रे ने बेसिकली देखा जाए तो रे है ना, ही इज द मेन बैड गाय। और उसने क्या किया, रैंडी प्रोग्रामर को एज अ कहते हैं ना बलि का बकरा यूज किया कि देखें ये तो इसने प्रोग्रामिंग गलत की ना, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आ गया। लेकिन स्टोरी को अगर हम और करें तो कुछ और ही कहानी हमें पता चल रही है कि भाई ये तो नहीं है सीन। और जो है यहाँ पे तो जो हमारा बॉस था वो तो इतना ग्रीडी आदमी था कि लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और बस कुछ भी करके ये प्रोडक्ट जो है ना डिप्लॉय हो जाए और बस जल्दी से पैसे मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, अब देखें 2 मिनट से कम रह गए, तो ये मीटिंग किसी वक्त भी कैंसिल हो जाएगी, तो कहीं भागना नहीं है, ठीक है? बस ये 3 और पॉइंट्स रह गए, तो अभी देखते हैं कितने हो जाते हैं। और अटेंडेंस जो है ना वो मैं ये इसी तरह ऑनलाइन ही लूंगी। इसके बाद क्लास है आपकी या क्या है? किसी और की भी है यस मिस, क्लास क्लास? स्टार्ट मिस की। क्लास है। यस मिस, अच्छा, बस स्टार्ट की क्लास। चलें यस इसको मैम, जल्दी से क्लास रैप है। अप करते हैं। We still have time for that. है टाइम, चलो सही है। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल 6 हमें क्या कह रहे हैं? प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। बात वही है कि देखें, अब आप लोग का अभी देखें, अभी रिसेंटली हमारे पास क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वो चले गए लम्स, ठीक है। और लम्स के बच्चों ने जिस तरह के उनसे क्वेश्चनिंग की कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये चीज सोची यार इन बच्चों का आप कैलिबर चेक करें, लम्स के बच्चों का। तो उन्होंने इस तरह का मेंटेन किया हुआ है ना कि वो देयर ग्रुप, और उन्होंने अपना वो जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है। किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके में उनकी सही की इज्जत करती, केयर टेकर है। लेकिन द थिंग टू अंडरस्टैंड इज द फैक्ट के उस के जो है लम्स का वो जो एक इमेज है वो क्यों बरकरार है, क्योंकि सबने मिलके उसको बरकरार रखा हुआ है, जो लोग उससे एसोसिएटेड है। तो सेम गोज हियर कि अगर आपको कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट आते ही लोगों के जहन में ये आए कि यार ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है, ये तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं और मोरली बहुत जो है ना अच्छे होते हैं, कोई करप्ट नहीं होता, और बहुत अच्छी ये लोग जो है प्रोग्रामिंग करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपके प्रोफेशन का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक अच्छी चीज है कि यार ये तो बड़ा अच्छी फील्ड है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? इट इज कैरेक्टराइज्ड दैट रे जॉनसन वुड रादर स्टिक टू हिज ओल्ड एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर एंड अप्लाई दो सेम मेथड्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, which is a big no-no when it comes to code of ethics and software engineering, as there are different software process models that are to be carefully considered during the development. Furthermore, it is also exemplified how Johnson would rather use Cindy as a means only to preserve the robotics division. अब बात यहाँ क्या है कि रे के बारे में क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने इस तरह कुछ एक्सप्लेन किया कि कोई
लाइक ये एक ऐसी तरीकों से मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस से आया है जिसके अंदर ये जो डिफरेंट फेजेस है हमारे पास, टेस्टिंग वगैरह के हो गए, रिक्वायरमेंट लिस्टेशन के प्रोसेस हो गए, ये सब उसको कुछ नहीं पता एंड ही डजंट इवन केयर अबाउट दैम।